नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। बनारस में आज एक शख्सियत का आगमन हुआ है। शैलेंद्र कुमार, जो कि इप्टा से जुड़े हुए हैं, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हुए हैं और वे विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातें करते हैं। बहुत धुरंधर वक्ता हैं, इनको लोग सुनने के लिए जुटते हैं और समकालीन जो विमर्श है, समकालीन जो मुद्दे हैं, उस पर इनकी समझदारी से लोग अपने भीतर जो एक उदासी है, जो एक हताशा है, उससे कहीं ना कहीं लड़ने की एक ऊर्जा पाते हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। साझा संस्कृति मंच ने जो एक बनारस के इर्द गिर्द की पदयात्रा निकाली है, उसमें शामिल होने के लिए समापन समारोह में वो आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। हम जो बातचीत चाहते हैं कि आपसे करें जी, तो उसमें एक तो सबसे छोटी सी शुरुआत इस तरीके से हम चाहते हैं कि हो, ताकि आपके बारे में आपसे जाने लोग कि आपकी जो यात्रा है, आंदोलनों की यात्रा, जीवन यात्रा, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? मेरी माँ एक स्कूल में शिक्षिका थी। पिता का निधन हो गया। वो सोशलिस्ट पार्टी के साथ एक ज़माने में जुड़े हुए थे। गोवा की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने शिरकत की थी और बाद में अपने इलाके में वहाँ के फ्यूडल्स के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। मैं बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ और जिला स्कूल में डाल्टनगंज में पढ़ता था। वहीं AISF के संसर्ग में आया। AISF के रास्ते कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुँचा। कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मैंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके बाद फिर यात्रा बदलती चली गई और इप्टा के साथ संपर्क हुआ। मैं कोई परफॉर्मर तो नहीं हूँ, मैं बस इतना ही समझता हूँ कि मैं अपने आप में कला रसिक हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इतिहास के जो अभी तक के सबसे जटिल प्रश्न हैं, उन जटिल प्रश्नों की अभिव्यक्ति जो है आज बहुत ही सांस्कृतिक प्रश्नों के रूप में हो रही है। यानी पॉलिटिक्स को सिर्फ आप पॉलिटिकल नारों से नहीं बल्कि सांस्कृतिक समझ के साथ सुलझा सकते हैं। और शायद यही समझ थी जो मुझको सीधा सीधी एक्टिविज़म से, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज़म से इधर कल्चरल फ्रंट की तरफ ले आई। और आइडियोलॉजिकल हेजेमनी का जो सवाल होता है, ये बराबर ही एक सांस्कृतिक प्रश्न होता है, वैचारिक वर्चस्व का सवाल। तो अब मैं इप्टा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यही छोटी सी जीवन यात्रा है। जिस मोड़ पर इतिहास ने लाकर देश को खड़ा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को लाकर जहाँ खड़ा कर दिया है, उसमें हम देखते हैं कि अतिवादी ताकतें, खासतौर से दक्षिणपंथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में हावी है। संघर्ष लगातार बढ़ा है, लेकिन वर्चस्व अभी उन्हीं का है। भारत में हम देखते हैं तो एक ऐसा फासिज्म यहाँ आया है जो लोकतांत्रिक रास्तों से वो मजबूत हुआ है। वो संवैधानिक तौर तरीक़ों से उसने अपने को ज़्यादा मजबूत किया है और जितनी भी हमारे संविधान के हिस्से हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका इस्तेमाल उसने किया है। आज किस तरीके से जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको कैसे फेस किया जा सकता है? जनता के बीच में मैं देख रहा हूं लगातार कि उसको लेकर बहुत सम्यक समझ नहीं है। ये समझ का न होना उसके संघर्षों का कमज़ोर होना भी है। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इस लड़ाई की परंपरा इतिहास पीछे से ही बढ़ी हुई है। ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है बिल्कुल खरा है। कपिल, कनाद, बृहस्पति, चारवाक और बुद्धा की जो परंपरा रही है, वो अपने सात तत्वों में अनिश्वरवादी भी है और कुछ कुछ अर्थों में कहें तो भौतिकवादी भी है। लेकिन ब्राह्मणिज्म ने उसको बहुत सफाई के साथ इस देश के अंदर टेक ओवर किया और ब्राह्मणिज्म के पास जो है सब चीज़ों को अप्रोप्रिएट करने की जो अद्भुत क्षमता है, उस क्षमता का कोई जवाब नहीं है। और मोटा मोटी तौर पे जैसे हम सांस्कृतिक विरासतों के महिमा मंडन की प्रक्रिया में ज़रूर लगे रहे, लेकिन अब जब ये माहौल भर के सामने आया है और प्रतिरोध की आवाज़ों का अभाव है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हम जो है इतिहास का प्रॉपर मूल्यांकन नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं हिंदुओं के एक व्यापक हिस्से के अंदर एक छोटा सा नफरती हिंदू बैठा हुआ था, उसको अनुकूल माहौल मिला और वो अब जाग गया है। लेकिन ये एकांगी यथार्थ नहीं है। इसके बरक्स आप देख सकते हैं कि हम लोग जब कॉलेज स्कूल में पढ़ा करते थे, 60s का डिकेड था, फ्रांस के अंदर नौजवानों का जागरण और चे गुवेरा जैसे लोगों का हीरो बन जाना, वो फिडेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति होना,
तो दुनिया के अंदर एक खास किस्म की ऊर्जा और वाइब्रेंसी जैसे महसूस की जा रही थी। उसके बाद लंबा एक पस्ती का दौर था और उसके बाद स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पर कुछ नहीं होता था। लेकिन जब क्राइसिस बहुत गहरा हुआ तो इसी क्राइसिस के दौर में हम लोगों ने देखा कि JNU के अंदर, जामिया मिलिया के अंदर, यहाँ BHU के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी बहुत लंबे अरसे के बाद जैसे ये मोदी जी का शुक्राना बनता है कि उनके मेहरबानी से जैसे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ बहुत अरसे के बाद वाइब्रेंट दिख रहे हैं। एक ज़माने में हम निपटा के कलाकार किनारे खड़े होकर कहीं गाया करते थे कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। 5 आदमी सुनने के लिए इकट्ठा नहीं होते थे। देखिए मोदी जी की मेहरबानी की जैसे वो कौमी तराना बन गया है, जहाँ जिसको लड़ने की इच्छा हो रही है वो जैसे सब जगह जैसे। तो कभी कभी आता ही जब दमन करता है तो वो हमारे औजारों को शान भी चढ़ा रहा होता है साइमल्टेनियसली। तो यही है कि इस दौर में उम्मीद को ज़िंदा रखना, ख्वाबों को ज़िंदा रखना और सपनों को नहीं मरने देने का जो काम है, यही बेसिकली कला और संस्कृति का काम है। इसीलिए वो बराबर ये कह सके कि जीवन हमेशा मृत्यु से शक्तिशाली हुआ करती है। आप उसको एक जगह पर दबाइएगा तो सैकड़ों दूसरे स्थानों पर अपनी पूरी ताकत के साथ फूट निकलती है। और इसीलिए एक जगह फैज़ कहते हैं कि कफ़स है फ़कत बस में तुम्हारे, कफ़स है फ़कत बस में तुम्हारे, नहीं है बस में तुम्हारे फसल गुल पे बहार का मौसम। तो यही है आलम और इसी आलम में हम लोगों को लड़ाई करना। अभी आपने एक बात कही कि नफरती जो हिंदू है वो, उसके अंदर नफ़रत की एक भावना थी। और ख़ास तौर से जैसे आप देखिए कि यूरोपीय फासीवाद में नस्ल अगर ये बुनियादी अवधारणा थी उसके भी फासिज्म की, तो भारत में जाति एक बड़ा फैक्टर है। जाति के मुझे जो चीज़ें लग रही हैं कि जैसे RSS का या ऐसे तमाम सारे नफरत वाले संगठनों, फैलाने वाले संगठनों का जो उभार हुआ वो लंबे समय से हो रहा है। लेकिन 90 का दशक जो बहुत सारी परिघटनाएं उसमें हुई, जैसे आपने देखी घुमंडलीकरण की और उदारीकरण की जो लहर शुरू हुई, तो भारत में जातियों का भी उभार हुआ। जातियों में भी तमाम तरह के लोग ऐसे आए जिन्होंने एक वर्चस्व को तोड़ा और दूसरा वर्चस्व बनाया। उनके खिलाफ भी नफरत की एक भावना थी। आज एक जटिल प्रश्न ये है कि जो नफरत करने वाले लोग हैं वो धर्म के आधार पर लोगों को, जाति के आधार पर उन्होंने एक कर लिया और एक धर्म को उन्होंने नफरत का केंद्र भी बना दिया। लेकिन साथ साथ ये है कि जाति के भीतर के जो सवाल है वो नहीं हो रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? जाहिर सी बात है कि कास्ट के क्वेश्चन को इमोशनली एनालाइज करना और ब्रॉडर डेमोक्रेटिक क्वेश्चन के रूप में उसको एड्रेस करना, दोनों में जैसे फ़र्क है। और मुश्किल ये है इस देश में कि इसको जैसे इमोशनली तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको ये कहना पड़ेगा कि जब आप एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के हिस्सा हैं तो काफ़ी लोग, अगर जनता का एक बड़ा हिस्सा मार्जिनलाइज है और वो डेमोक्रेसी के मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, तो हम जैसे मुकम्मल डेमोक्रेसी के होने का ऐलान नहीं कर सकते हैं। तो जब ये ऐलान नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये कास्ट का एजेंडा है जो हमारे लिए एजेंडा था, ये जैसे ब्रॉडर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी का एजेंडा था। तो जब उसके पीछे की पॉलिटिक्स गायब होती है तो हर जो जातीय जागरण के पीछे से, जातीय जागरण तो होना चाहिए, इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। जो दबी कुचली जातियाँ हैं अगर वो अपने अधिकार मांगने के लिए आगे आती हैं तो ये इतिहास की कोई बुरी परिघटना नहीं है। लेकिन सवाल है कि उसके पीछे का जो पूरा पॉलिटिक्स है, उसके पीछे की जो पूरी ताकत है वो वैचारिक समझ में है। तो वैचारिक समझ होती नहीं, एक नेता पैदा होता है जात के नाम पे और जैसे आप उसका नेता बना के समझते हैं कि जातीय आंदोलन का, जातीय जागरण का इतिश्री हो गया। इसमें दिक्कत एक जगह अभी भी फंसी हुई है। आपने कहा ना, लालू यादव पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव इस देश के अंदर पैदा हुए, काशीराम पैदा हुए, मायावती पैदा हुई, लेकिन इन तमाम लोगों के पैदा होने में पैदा होने के बावजूद जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। और अभी देखिएगा कि जैसे नए सिरे से दलितों के अंदर जैसे हिंदू होने का आग्रह जैसे बड़ा प्रबल है, और ये इस आग्रह की अभिव्यक्ति कहीं शिव चर्चा के रूप में, कहीं गायत्री वाला जो कलश यात्रा निकलता है तो उस कलश यात्रा में माथे के ऊपर कलश लेके चलने, यहाँ तक कि अम्बेडकर को लेकर भी इस तरह की यात्राएं शुरू हो गई हैं। हाँ, उसी का हिस्सा है। क्योंकि जैसे आप सामने वाले से लड़ते लड़ते सामने वाले जैसे हो जाते हैं और फिर आपके उपक्रम और आपके आयोजन भी वैसे ही दिखने लगते हैं, तो ये भिन्नता खत्म हो जाती है। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी का क्वेश्चन है। और आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी को हम बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में डिफाइन करते हैं कि एक औरत है, उसका हस्बैंड आता है
दारू पी के जो है रोज इसकी पिटाई करता है, और गो की अच्छा कमाता है लेकिन खाना पीना भी नहीं देता है, बच्चों को भी बढ़िया से नहीं पालता है। हमारे और आपके जैसे 4 लोग इकट्ठे हुए और उस औरत को जाकर कहें कि ऐसा करते हैं कि तलाक मत लो, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, केस भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल हम लोग 4-5 आदमी आते हैं और तुम्हारे हस्बैंड की लानत मलामत करते हैं, और इसके उत्तर में अगर वो औरत कहे कि फलानी सती तो अपने कोढ़िया पति को अपने कांधे पर बिठा के वैश्यालय ले जाती थी, आप तो मेरा परलोक ही खराब कर रहे हैं। तो जिसको आप मुक्ति देना चाहते हैं वो मुक्ति की आकांक्षा से युक्त हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए संस्कृति का काम यहीं से शुरू होता है, उसको आत्म प्रत्यक्षण का मौका मिलता है। मैं संस्कृति कर्मी की हैसियत से चूंकि बात कर रहा हूँ, इसीलिए सांस्कृतिक मुझे लगता है ये रूपक थोड़ा सा जो है अभी कमज़ोर हुआ है। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ लगातार, उनमें क्रिटिकल एक पोजीशन पैदा हुई है। जैसे उनके व्यवहार में यह है कि अब वो परलोक और पति के संदर्भ को जो है उन्होंने लगभग काफ़ी हद तक तिलांजलि दी है। अब वो बहुत ही भौतिकवादी तरीके से सोचती हैं और ख़ासतौर से उत्पीड़न के सवाल पर जो है वो लड़ना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनका उत्पीड़न बंद हो, और उनके साथ साथ ये है कि उनकी आने वाली पीढ़ी जो स्त्रियां हैं वो भी उत्पीड़न का शिकार ना हो। ये चीज़ें चल रही हैं। ये जो एक हमारे सामने जब जैसे अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की समस्याओं को किस तरीके से उठाया जाए, तमाम स्त्रीवादी भी उसको देखती हैं। महिलाओं के सवाल इतने लेयर्स में हैं, कहीं मजदूरी और दाम का सवाल है, तो कहीं जो है लैंगिक भेदभाव का सवाल है, कहीं घरेलू हिंसा का है, तो कहीं कुछ और मामलों में। बहुत जनरलाइज करके तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो बात तय है कि चाहे वो जैसे मजदूर के घर की औरत हो, चाहे वो टाटा बिरला के घर की औरत हो, या जैसे किसी सवर्ण घर की औरत हो, वो जैसे जेंडर के बेसिस पे विक्टिमाइज होती है, तो वो एक मोस्ट जनरल जैसे परसेप्शन निकल के आता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपने काम में लौटती है, अपने जगह पे लौटती है, अपने अस्मिता के साथ लौटती है, तो आप देखिए कि वो पर्टिकुलर होना शुरू हो जाता है। तो इसमें पर्टिकुलर होने की भी ज़रूरत है और जनरल होने की भी ज़रूरत है। ये नहीं हो पाने से जैसे वो कहीं पहुँचता नहीं है। नहीं पहुँचने से मेरा आशा ये है कि करवा चौथ उसी ताकत के साथ होगा। अभी हमने छठ का रेफरेंस दिया, जैसे बिहार झारखंड में कितने बड़े पैमाने पे छठ होता है और किस तरीके से औरतें निकल रही हैं। मैं जैसे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जिससे किसी की भावना आज और लोग ये समझें कि मैं छठ के खिलाफ हूँ या ये हूँ। मेरे कहने का गर्ज ये है कि वो अपने लिए अभी भी जो एक्सपोजर का जो स्पेस खोजती हैं वो यहीं तक कन्फाइंड रह जाता है। ज़िंदगी के दूसरे ढांचे वो तैयार नहीं कर पाई हैं कि वो उसमें निकल सकें। अच्छा, गरबा और नृत्य होता था गुजरात में, तो शायद वो उनके एक्सपोजर का टाइम होता हो, तो अब उसका कॉमर्शियलाइजेशन बड़े पैमाने पर हो गया, और इस कॉमर्शियलाइजेशन के साथ साथ उसका जैसे आजकल जैसे वो मुसलमान युवक उसमें घुस गया कि कौन घुस गया नहीं घुस गया, तो उसका सांप्रदायिकरण की भी प्रक्रिया चल रही है। हमारे उत्तर भारत में तो खैर ऐसे चीज़ों का बहुत अभाव था। सामा चकोवा के गीत के मामले को लेकर कुछ इलाके में लोग गाना वाना गाते थे, लेकिन इन जनरल जैसे औरतों के मिलने का कोई जैसे वो पब्लिक पर्पसफुल जैसे जगह स्पेस जैसे हमारे मैंने ये जो पूरा गंगा का पट्टी है इसमें बहुत हम लोग पैदा नहीं कर सके थे। तो हमको इन प्रश्नों पर तो गौर करना ही पड़ेगा। इसको एड्रेस किए बिना जैसे आगे बढ़ना जरा कठिन हो जाएगा एक। और दूसरी बात है कि स्त्री विमर्श को जैसे हो आप अगर काट दीजिएगा उसके इकोनॉमिक क्वेश्चन से, उसके लाइवलीहुड कंडीशन से, तो वो कोई मामला नहीं। जैसे कुछ लोग उस तरीके के डिस्कोर्स में जाना चाहते हैं, या जैसे वो कपड़ा उतार के आप जैसे अगर चौपाटी पर दौड़ जाना चाहते हैं, तो हम दूसरों की तरह निंदक उसके नहीं हैं। इसलिए निंदक नहीं है कि वो उसकी बॉडी है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो ऐसा कर सकती है। लेकिन मैंने ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्रोध की अभिव्यक्ति है, इस लिहाज से हम उसको पॉजिटिव ही मानते हैं, लेकिन ये क्रोध कहीं आता जाता